नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं, जो कहानी नेट जेआरएफ एमए और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में समाहित है। उन्हीं कहानियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है आकाशदीप। नाम बहुत अच्छा है, आकाशदीप। पूरी कहानी आकाशदीप पे ही केंद्रित है, लेकिन कहानी के पढ़ने का एक ढंग होता है। उसी ढंग से हम लोग किसी भी कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए पहले इसकी हम लोग भूमिका देखते हैं। क्लियर है? भूमिका। भूमिका में क्या है कि लेखक जो है कि जयशंकर प्रसाद है। लेखक जयशंकर प्रसाद। कहानी विधा में अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रेमचंद के बाद जयशंकर प्रसाद की कहानी बड़े जैसे प्रसिद्ध रही है। वही लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये सब क्लियर आ रहा है? इनकी 5 कहानी संग्रह है। ठीक है, इनकी 5 कहानी संग्रह है। पहले का नाम है छाया। ये आई थी 1914 में। ये सब संकलन है, कहानी संकलन। छाया जो संकलन आया था 1914 में आया था। दूसरी प्रतिध्वनि ये आई थी 1926 में। प्रतिध्वनि 1926 में आई थी। उसके बाद आया था आकाशदीप 1929 में आया था। इनकी एक और कहानी संग्रह आई थी आधी। उन्नीस सौ 31 में आई थी। और अंतिम कहानी संग्रह जो था इंद्रजाल, ये 1936 में आया था। ये सब कहानी संकलन है। क्या है? कहानी संकलन। कहानी संकलन मतलब कई कहानियां इसमें समाहित होती है। ये जो कहानी है आकाशदीप, ये आकाशदीप ही संकलन में है। और आकाशदीप संकलन में 29 कहानियां हैं। कितनी कहानी है? 29 कहानी है। प्लस पॉइंट यह है कि आकाशदीप 1929 में आया था। इसमें कहानी कितना है? कुल 29 कहानी है। इसी कहानी में एक कहानी है आकाशदीप। यहां तक क्लियर? क्या क्या आदर्श लेकर चलती है कहानी? इसमें देश प्रेम है। क्या? देश प्रेम। उसके बाद त्याग है, करुणा है, दया है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद को आप लोग देखते होंगे कि कोई भी उनकी कहानियों में आदर्श प्रेम होता है, देश प्रेम होता है। उनके नाटकों की भी स्थिति यही है। और ऐतिहासिकता को लेकर कहानी चलती है। कोई न कोई ऐतिहासिक घटना पे आधारित ये अधिकांश कहानियां बनाते हैं। तो ये रहा भूमिका। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर दूसरा जो भूमिका के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है कथासार। कथासार या कथा वस्तु। ठीक है, या कथानक।
कोई भी आप इसमें से जैसे कह सकते हैं, और इसी के आधार पे जैसे उसकी रूपरेखा गढ़ी जाती है। इसके बाद होता है पात्र परिचय। पात्र परिचय तो कथावस्तु लिखी जाती है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम पात्र परिचय पहले दे दें तो कहानी और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। कौन कौन महत्वपूर्ण पात्र है? एक है बुद्धगुप्त, ठीक है, और दूसरा है चंपा। ये जैसे ये नायक है और ये नायिका है, ये दो प्रत्यक्ष हैं, यही प्रत्यक्ष पात्र हैं। बाकी इनसे जुड़े जो पात्र हैं अप्रत्यक्ष हैं, उनके बारे में लेखक जानकारी देता है केवल, लेकिन साथ साथ में जानना जरूरी है। जो बुद्धगुप्त है, ये क्या क्या विशेषता है? ये जलदस्यु है। जलदस्यु का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं उसी को जलदस्यु कहा जाता है। तो ये ना फिर समझ में आया कि जलदस्यु क्या होता है, यानी समुद्री लुटेरा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया कि ये क्या है, समुद्री लुटेरा है, और ये प्रत्यक्ष पात्र है। ये क्या करता था? जहाजों को लूटता था, हत्याएं करता था, इसका काम था। उसके बाद जो दूसरा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भी क्षत्रिय है। ये दुर्भाग्यवश जो है कि जलदस्यु यानी समुद्री लुटेरा बनता है। और दूसरा जो पात्र है चंपा। चंपा की विशेषता क्या है कि चंपा भी छत्राणी है। चंपा भी क्या है? छत्राणी है। इसका जो घर है जाह्नवी नदी के तट पे है, तट पे। उसका नाम है चंपा नगरी। इसके नाम से ही जाह्नवी नदी के तट पे चंपा नगरी है, वहीं की एक लड़की होती है। इनके जो पिता थे, जो चंपा के पिता थे, पिता ध्यान रखिएगा, पिता, इनके पिता क्या थे? प्रहरी थे। एक पोत में, पोत के प्रहरी। ध्यान रखिएगा, इनके पिता क्या थे? पोत के प्रहरी थे। और इस पोत के प्रहरी का एक अध्यक्ष था, जिसे पोता अध्यक्ष कहा जाता है। उसका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र ये क्या है? पोता अध्यक्ष है। ये पोता अध्यक्ष है। इसी के यहाँ, मणिभद्र के यहाँ, जो इसके पिता हैं, कौन? चंपा के पिता हैं, कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? पोत के प्रहरी का कार्य करते थे, मतलब रखवारी का कार्य करते थे। होता क्या है कि जब चंपा की माता, ठीक है, जो चंपा की माता है, केवल सूचना दे रहा है लेखक यहाँ पे, इनकी भूमिका नहीं है, न इनकी भूमिका है, न इनकी भूमिका है, न इनकी भूमिका है, न इनकी भूमिका है। मुख्य दो ही पात्र हैं, कौन? बुद्धगुप्त और चंचा। चंपा और बुद्धगुप्त है, बाकी सब सूचनार्थ पात्र हैं। तो चंपा के जो पिता हैं क्या है? पोत के प्रहरी हैं। किसके यहाँ प्रहरी हैं? ये मणिभद्र के यहाँ प्रहरी हैं। इनकी माता का जब देहांत होता है
तो चंपा भी पिता के साथ समुद्र में ही समय गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन क्या होता है कि इनके जो पिता हैं, ठीक है, इनके जो पिता हैं, इसकी किसी जलदस्यु ने मृत्यु कर दिया, मतलब इनको मार दिया। जब इनका पिता मर जाता है, ठीक है, यानी चंपा का जब पिता भी मर जाता है तो मणिभद्र मौका पा जाता है कि इसके माता भी मर गए, इसके पिता भी मर गए, ठीक है, इसके माता भी मर गए, पिता भी मर गए। तो मणिभद्र क्या करता है, चंपा को गलत प्रस्ताव देता है, मतलब चंपा से जो है कि गलत प्रस्ताव देता है और चंपा इनकार कर देती है तो चंपा को बंदी बना लेता है। इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होगी। अब एक इसका और पात्र समझ लीजिए, एक इसकी और सहेली है, सहेली कह सकते हैं, ठीक है, दासी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। उसका नाम है जया। क्या नाम है? जया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। बुद्धगुप्त महत्वपूर्ण है, चंपा महत्वपूर्ण है, चंपा के पिता पोत के प्रहरी थे। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछा जाता है कि चंपा के पिता कौन से कार्य करते थे, पोत के प्रहरी थे। किसके यहाँ कार्य करते थे? मणिभद्र के यहाँ कार्य करते थे। अच्छा, मणिभद्र चंपा को बंदी क्यों बनाया था? गलत प्रस्ताव दिया, नहीं मानी तो बंदी बना लिया। यहाँ तक कहानी एकदम लगभग क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कथा सार में। जब आप लोग किताब उभार के पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, किताब उभार के पढ़ने में ही सबसे पहले जो कहानी क्या आती है, कथा सार की जो कहानी है, जो क्रमिक विकास होता है कहानी का कथा सार। अभी हमने बताया कि इसको बंदी कौन बनाता है? मणिभद्र। तो क्या होता है? पोत समझिएगा, पोत थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे, मतलब जो पोत होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और इसी से बंधी हुई एक छोटी सी नाव थी। ये क्या है? नाव है। और ये क्या है? पोत है। पोत मतलब बहुत बड़ी जहाज, नाव मतलब छोटी जहाज। इसी पोत से बंधी जहाज एक जा रही है और इस नाव में, जैसे पोत से जो बंधी है ये रस्सी, इसी नाव पीछे पीछे आ रही, पोत आगे आगे जा रहा है। इसमें 10 से कितने? 8 से 10 लोग हैं, 10 लोग हैं इसमें। कितने? 10 लोग इस नाव में। इस नाव में ये दोनों बंदी रहते हैं। कौन? बुद्धगुप्त और ये चंपा, दोनों बंदी के रूप में यहाँ सबसे पहले आपको मुलाकात होती है कहानी में, ठीक है। कहानी में बंदी के रूप में होता है और कहानी में कहती है कि क्या तुम अपने इस बंदी जीवन से मुक्त होना चाहते हो? तो बुद्धगुप्त कहता है कि नहीं, मुझे मुक्त नहीं, मुझे सोना है। अब सोचो कि एक कह रहा है कि बंदी जीवन से मुक्त होना चाहते हो और एक कह रहा है सोना है। इससे पता चल जाता है कि बुद्धगुप्त पेशेवर था ये समय का तलाश में, लेकिन चंपा स्वाभिमानी थी, वो चाहती थी कब बंदी जीवन से मुक्ति मिले। अब दोनों इस नाव में सवार कर रहे हैं। अब दोनों नाव में सवार कर रहे हैं। होता क्या है कि जब कहता है कि तुम मुक्त होना चाहते हो तो कैसे मुक्ति होगे? तो कटार है, उसी से मुक्त हो जाएंगे। उसी समय क्या होता है कि नाव में, ठीक है, ये लोग देखते हैं कि समुद्र शांत है, चारों तरफ हिलोरे लेना धीरे धीरे शुरू किया है। आंधी आने की संभावना है। क्या आने की संभावना है? आंधी आने की संभावना है। तो जब आंधी आती है तो कहते तो आंधी आ रही है, इसी के आड़ में हम लोग इस रस्सी को काट दें तो पोत से अलग हो जाएगा। अब क्या करता है कि जो चंपा है कटार देती है और बुद्धगुप्त इस रस्सी को काट देता है और इधर आंधी भी आ चुकी है। तो जैसे ही इस पोत से यह नाव अलग होती है, ध्यान रखिएगा, पोत से नाव अलग होती है, तो जो नाव का प्रहरी था, जो मतलब इस नाव का मालिक था, वो कहता है कि किसने रस्सी काटा?
तो बुद्धगुप्त कहता है कि इस लड़की ने रस्सी काटा। अच्छा, जब लड़की ने रस्सी काटा तो फिर कहता है फिर मैं इसको बंदी बनाऊंगा। तो कहता है किसके लिए बंदी बनाओगे? तो कहता है कि मैं मणिभद्र के लिए बंदी बनाऊंगा। फिर बुद्धगुप्त कहता है कि तुम बंदी बनाने से पहले मुझसे युद्ध करो। तो प्राचीन में क्या होता था, प्राचीन व्यवस्था में अगर अपनी ताकत किसी को आजमानी थी तो दो लोग लड़ते थे, बाकी लोग देखते हैं। तो इसमें जो लोग हैं, जो इसका मालिक है कौन? नाविक। ठीक है, नाविक और बुद्धगुप्त में लड़ाई होती है। नाविक और बुद्धगुप्त में लड़ाई होती है और ये पोत से रस्सी कट चुकी है, नाव स्वतंत्र है, इन दोनों में लड़ाई होती है, बुद्धगुप्त जीत जाता है और फिर इस नाव पे क्या होता है, इस नाव पे पूरा बुद्धगुप्त का कब्जा हो जाता है। यहां तक कहानी जब कब्जा हो जाता है तो पूरा बुद्धगुप्त मालिक है। अब फिर इन दोनों में जान चुके हैं, बुद्धगुप्त भी जानता है कि ये जो बंदी है, पहले नहीं जानता था, लेकिन जब उससे गले मिलता है जान जाता है कि ये कोई लड़की है, स्त्री है। तो कहता है तुम स्त्री हो और बंदी हो। चंपा कहती है क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये आश्चर्य में पूछता है कि तुम स्त्री होकर भी बंदी हो। तो फिर इन दोनों का क्या होता है, यानी क्रम से अगर कहानी देखें तो क्या होता है कि पहले पोत से अलग हो गई, फिर दोनों में युद्ध हुआ, कौन? नाविक और बुद्धगुप्त में। फिर उसके बाद नाव अलग होने के बाद नाव का पूरा मालिक हो गया। फिर इन दोनों में परिचय होता है, जिसमें चंपा और नाव चल रही है, दोनों में परिचय होता है। तो फिर चंपा बताती है कि मेरा जीवन बड़ा अच्छा था, मैं जानवी नदी के तट पे मेरा एक नगर भी था, चंपा नगरी। उसी चंपा नगरी के नाम पर मेरा नाम चंपा भी रखा गया और मैं भी छत्राणी हूँ। मेरे जो पिता थे वह मणिभद्र, जो इस समय पोत का अध्यक्ष है यानी इसका मालिक है, मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे और प्रहरी का काम करते करते, ठीक है, एक दिन कोई जलदस्यु ने मेरे पिता की हत्या कर दी और जब पिता की हत्या कर दी तो मणिभद्र ने मुझसे गलत प्रस्ताव रखा और इसी कारण जब मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वो मुझे बंदी बना लिया। ये इसका परिचय हो गया। फिर उसके बाद बुद्धगुप्त अपना परिचय देता है कि देखो मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं। कहां का? नोट कर लीजिए, ताम्रलिप्ति का, ठीक है, क्षत्रिय हूं। ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं, ध्यान दीजिएगा। और मेरे जीवन में ऐसे उतराव चढ़ाए आए कि मैं भी जलदस्यु बन गया, लेकिन जन्म से मैं भी क्षत्रिय हूं। अब धीरे धीरे क्या होती है कि ये नाव जो है कि धीरे धीरे पहुंच के एक नए द्वीप पर आ जाती है। कहाँ पे? दिखाई दे रहा है ना साफ? एक नए द्वीप पे आ जाती है। नाव चल रही है, धीरे धीरे द्वीप नए द्वीप पे आ जाती है। जब नए द्वीप पे आती है तो नया द्वीप था, तो अब इन दोनों में चर्चा भी हो चुका है एक दूसरे को, मतलब भाई ये उसका मदद किया, इसका मदद किया, तो दोनों एक दूसरे से दोस्त हो चुके हैं। अब उसके बाद जब दोनों इस नाव में आते हैं तो बुद्धगुप्त कहता है कि मैं इस नए द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखूंगा। ठीक है, नए द्वीप पे पहुंच गए, द्वीप आप लोग समझ रहे होंगे, द्वीप पे पहुंच गए। उसके बाद बुद्धगुप्त कहता है कि मैं इस नए द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखूंगा। अब इसी नए द्वीप पे, ठीक है, जिस नया द्वीप पे ये लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे रह के ये लोग जीवन जीना शुरू करते हैं। कितना बढ़िया जीवन जीना शुरू करते हैं। जब धीरे धीरे 5 साल हो जाता है यहाँ पे रहते रहते, और चंपा क्या है कि चंपा यहाँ पे जो नए द्वीप पे पहुंची है,
ठीक है। इस नए दीप पे क्या करती है कि आकाश दीप जलाती है। आकाश दीप का मतलब क्या होता है, ये बांस का रहता है, ऊपर जो है कि क्या बोलते हैं एक दीपक जलता है। इसलिए जलता है कि कोई यात्री भटका हो, ठीक है, कोई भटका हो तो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर कोई यात्री भटका हो तो उसको रास्ता दिखा देना, इसलिए दीपक जलाती है ये। और दीपक जलाने का विरोध बुद्धगुप्त करता है, जिसको लेकर बहुत चंपा अंदर अंदर दुखी होती है। और चंपा के दुख का कारण दो होता है कि ये जलदस्यु है, यानी जल डाकू है, लगता है कि कहीं यही ने मेरे पिता की हत्या किया हो। और दूसरा, जब बुद्धगुप्त इसका विरोध करता है आकाश दीप क्यों जला रही हो, तब ये बताती है कि जो मेरी माता जी थी, कौन माता जी, माता जी क्या करती थी, जो आज हम इस नए दीप पे जो आकाश दीप जला रहे हैं, हमारी माता जी भी कभी भागीरथी तट पे जलाती थी। कौन तट पे, भागीरथी तट पे दीप जलाती थी। क्यों जलाती थी, वह लिखते हैं कि मुझे स्मरण है कि मेरे पिताजी जब समुद्र पे जाते थे, ठीक है, समुद्र पे जाते थे तो माता क्या करती थी कि भागीरथी तट पे ये दीप जलाया करती थी। किस लिए दीप जलाया करती थी कि कहती थी कि हे भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में पथ दिखलाना, इसीलिए मैं दीपक जला रही हूं, ऐसा हमेशा कहा करती थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, किस पे जलाती थी, भागीरथी तट पे दीप कौन जलाती थी, जो है कि कौन जलाती थी, ये माता जी जलाती थी। तो देखिएगा दो नदी का नाम आया है, एक नदी भागीरथी तट पे जहां इसकी माता दीप जलाती थी, दूसरा जाह्नवी तट पे जहां इसकी चंपा नगरी थी। दो नदियों का नाम आया है, यहां ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि तुम लोग किस टाइप के हो, दीप जलाने से क्या फायदा है। वह कहती है नहीं, दीप जलाएंगे, हम दीप जलाएंगे, मेरे माता से मुझे संस्कार मिला है, 5 वर्ष रहते हो गया है, दीप जला रही है, उस बार बार जैसे रास्ता दिखा रही है कि कोई भी तो निर्जन व्यक्ति हो, हमारे जैसा भटका हो तो जैसे आ जाए। अब इस नए दीप पे एक जंगली औरत है, वह जंगली औरत कौन है, यही जया। इस नए द्वीप पे जया जंगली औरत है। जया से बुद्धगुप्त कह चुका है कि तुम इस द्वीप की जो नई रानी है, कौन, चंपा, अभी शादी नहीं हुई है लेकिन रानी पहले ही मान लिया, इस द्वीप की जो नई रानी है चंपा, उसको तुम रानी कहना शुरू करो। ठीक है, रानी कहना शुरू करो। कहती है ठीक है, रानी कहने में क्या दिक्कत है, रानी मैं कह दूंगी। अच्छा, अब होता क्या है, थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा कि होता क्या है कि यही जया और चंपा एक दिन क्या करती है कि एक नया नौका छोटा सा लेके उस द्वीप पे घूमने निकलती हैं। द्वीप पे जैसे घूमने निकलती हैं, उसी समय बुद्धगुप्त आ जाता है और उसको डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जया है और चंपा है दोनों नदी में डूब जाएं। उसको शंका होता है और फिर क्या करता है कि कहता है कि दुनिया का जावा मैंने घूम लिया, अनेक देश मैंने घूम लिया, तुम हर जगह की रानी हो, तुम्हें जो चाहिए वह सब मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन ऐसा तुम मत करो। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा तुम मत करो तब इसे बड़ा थोड़ा सा चंपा को ये लगता है कि मुझसे समर्पण प्रेम करता है।
और यहाँ तक अपने आगे प्रस्ताव रख देता है कि तुम चंपा जैसे चाहो वैसे मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं दुनिया का हर खुशी तुम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसको कष्ट होता है कि कहीं ये मेरे पिता का तो कातिल नहीं है। और जब जान जाता है कि पूरे रूप से समुद्र जो है कि बुद्धगुप्त चंपा के समर्पण में है, तो चंपा क्या करती है कि अपने जो हथियार रखी है उसके सामने ही जल में डुबो देती है और कहती है, बहुत बढ़िया चीज कहती है कि विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, आज जब मैं अपने हृदय को विश्वास न कर सकी उसी ने धोखा दिया। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, आज मैं अपने हृदय पे विश्वास न कर सकी, हृदय ने ही धोखा दिया। मैं तुमसे घृणा करती हूं फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूं। मैं तुमसे घृणा करती हूं फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलसाई, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब यहां चंपा के सामने दो ऑप्शन था कि क्या अपने पिता का जो कातिल है उससे प्रेम करे। बुद्धगुप्त अंततः कह देता है कि मैं तुम्हारे पिता का कातिल नहीं हूं। और फिर चंपा और बुद्धगुप्त दोनों में प्रेम हो जाता है और कह देता है कि मैंने कभी तुम्हारे पिता का खून नहीं किया, तुम्हारे पिता का खून कोई और किया। अब इसी द्वीप पे ठीक है क्या होता है, आयोजन होता है। आयोजन क्या होता है, बहुत भव्य आयोजन करा रहा है। कौन आयोजन करा रहा है, बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त इसलिए आयोजन करा रहा है कि अब चंपा को लग रहा है कि मुझसे प्यार हो गया, मैं इसे शादी कर सकता हूं। तो शादी का सारा समारोह है, सब कुछ अच्छा है। चंपा पूछती है जया से कि ये किस तरह का आयोजन है, तो जया बताती है कि आज इस द्वीप की महारानी बनने वाले हैं, आपका विवाह होने वाला है। तब चंपा को फिर बुरा लगता है कि यार मैं प्यार करती हूँ ठीक है, लेकिन ये बताओ कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं कि नहीं तैयार हूं। फिर वहां उसको कष्ट होता है। चंपा को यह लगता है कि हमें लग रहा है कि मेरे साथ अविश्वास हो रहा है, और फिर बुद्धगुप्त को फटकार लगाती है। बुद्धगुप्त जब जान जाता है कि ये क्या बोलते हैं अपने देश से प्रेम करती है, तो बुद्धगुप्त को लगता है कि हमें पुनः भारत चले जाना चाहिए। तो कहता है कि शादी करो या मत करो, मैं तुमसे शादी हो जाएगी तब भी, नहीं होगी तब भी, कल मैं रवाना हो जाऊंगा भारत के लिए। और फिर पोत को बढ़िया से खूब सजाता है और बुद्धगुप्त कहता है कि चंपा तुम नहीं चलोगी। चंपा वहां बहुत बढ़िया बात कहती है। चंपा कहती है कि तुम चले जाओ तुम चले जाओ, मैं इसी द्वीप पे रह के दिन दुखियों की सेवा करूंगी। अब देखिए कितना बड़ा, अब जैसे क्या होता है कि जन्मभूमि से अधिक महत्वपूर्ण कर्म भूमि हो गया है, क्योंकि चंपा इस द्वीप पे रहते रहते ज्यादा दिन रह रही है। और जो प्रेमी है, ध्यान रखिएगा, प्रेमी बुद्धगुप्त भारत के लिए रवाना हो जाता है, ठीक है। और फिर लेखक को लिखना पड़ता है कि हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष की कितनी दूर निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। भारत से कितने दूर, कहां, इस द्वीप पे किस तरह पूजा हो रही है, जिस तरह इंद्र की पूजा होती है, शची की पूजा होती है। तो बुद्धगुप्त अपने आप को इंद्र कहता है, इसको शची कहता है, और सोचता है कि यहीं पे रहा जाए, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे झंकार कर दिया, मैं भारत जा रहा हूं। और फिर बुद्धगुप्त भारत के लिए रवाना हो जाता है और चंपा इसी द्वीप पे अंत रहती है। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन काल के कठोरता में लेखक लिखता है कि काल के कठोर हाथों अपनी चंचलता से गिरा दिया है, यानी चंपा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहाँ जो आकाश दीप जलाने की परंपरा थी वह आज भी मौजूद है। इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है।
सीधा सीधा में लिया जाए तो बुद्धगुप्त और इन दोनों की प्रेम कहानी एक तरह से दुखांत कहानी है कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, अंतिम में शादी नहीं हो पाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कंदगुप्त नाटक में ये भी इससे प्यार करता है, प्यार ये भी इससे करती है, लेकिन अंत में शादी नहीं होती है। ये भारत के लिए रवाना हो जाता है और ये उसी चंपादीप पे काम जो है कि दिन दुखियों की सेवा कर रही है। तो ये रहा कथानक। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या उद्देश्य रहा है। ठीक है, डस्टर कहाँ है? थोड़ा सा चरित्र चित्रण भी जान लीजिए। बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण। नंबर 1, बलवान है। बलवान कब है? जब दोनों नाविक और बुद्धगुप्त से लड़ाई होती है तो बुद्धगुप्त जीत जाता है। बुद्धगुप्त साहसी और आत्मविश्वास से भरा है। साहसी और आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास से भरा। साहसी क्या है? साहसी इसलिए है कि बुद्धगुप्त से चंपा कहती है नाव में, अरे बंदी जीवन से मुक्त होना चाहते हो? कहता मुझे सोने दो। और फिर उसके बाद जगता है तो कटार लेकर सीधे नाव की रस्सी पोस्ट से काट देता है और अंत तक जावा, जर्मन कई देशों में ये राज भी करता है। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या था? जलदस्यु था। जलदस्यु, जलदस्यु मतलब जल लुटेरा। जल लुटेरा से यह क्या बन जाता है? महानाविक बन जाता है। महानाविक। महानाविक क्यों बनता है? कि कई देशों में ये राज करने लगता है, बहुत बड़ा इसका साम्राज्य होता है। एक नए द्वीप पे अपने आप को इंद्र और चंपा को सची कहना, मतलब ये बहुत बड़ा साम्राज्य नए द्वीप पे बसा चुका था। उसके बाद चौथा क्या है? प्रेमी के रूप में। प्रेमी के रूप में क्या है? अरे उस पूरे द्वीप का मालिक था जहां चंपा रहती थी। चंपा से चाहता तो जबरदस्ती भी शादी कर लेता, चंपा हाँ नहीं कर पाती। लेकिन जब चंपा से ये प्यार करने का प्रस्ताव रखा, चंपा के मन में ये था कि मेरे पिता का हत्या इसने किया है। ये अपनी सफाई भी देता है कि मैंने तुम्हारे पिता का हत्या नहीं किया है। चंपा इससे घृणा भी करती है, प्रेम भी करती है और अंत में प्रेम को स्वीकार करती है। लेकिन जब शादी का प्रस्ताव आता है तो ऐन मौका पे जब ये चंपा से नहीं पूछता है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी कि नहीं, चंपा ठुकरा देती है। ये भारत की तरफ चले आता है बुद्धगुप्त, लेकिन चंपा को किसी तरह का कष्ट नहीं देता है। आज के प्रेमियों जैसा नहीं कि मुझसे अगर प्रेम नहीं करोगे तो तेजाब फेंक देंगे। प्रेम में क्या है? ये त्याग दिखा रहा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट थोड़ा सा जान लीजिए जो महत्वपूर्ण है। चंपा का चरित्र चित्रण। चंपा का चरित्र चित्रण। चंपा का चरित्र चित्रण क्या है? ये भी जो है कि नंबर 1 साहसी है एवं बुद्धिमान है। साहसी बुद्धिमान हम क्यों कह रहे हैं? जब नाव में देखती है कि आंधी आने वाली है,
अपनी बुद्धि लगाती है कि नाव में आंधी आ रही है तो पोत से कट जाएगा तो पोत बहुत आगे निकल जाएगा, नाव पीछे रह जाएगी, हम लोग बंदी जीवन से मुक्त हो जाएंगे। तो वहाँ अपना साहस भी दिखाती है, क्योंकि यही चंपा ही कटार देती है। तो फिर पोत से जो बंधी रस्सी थी बुद्धगुप्त काटता है। दूसरी बात, ईमानदार, ठीक है, ईमानदार और नैतिकता। ईमानदारी और नैतिकता इसके अंदर कूट कूट भरा हुआ है। ईमानदारी से यह देश सेवा करती है, ईमानदारी से प्रेम भी करती है। तीसरा क्या है, आदर्श प्रेमिका, आदर्श प्रेमिका। आजीवन ये बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, कहीं धोखा नहीं देती है। ये जानती है कि इसके जैसा ही कोई मेरा पिता का हत्या किया होगा, लेकिन फिर भी कभी उसे धोखा नहीं देती है। उसके बाद अंतर्द्वंद। देखिए अंतर्द्वंद का मतलब क्या हुआ, ठीक। अंतर्द्वंद का मतलब ये हुआ कि बेचारी जीवन भर ये दो चीजों से हमेशा अंतर्द्वंद, एक था घृणा और एक था प्रेम। घृणा और प्रेम किससे था? दोनों था बुद्धगुप्त से। कैसे? घृणा इसलिए था कि इसके जेहन में था चंपा के कि मेरे पिता का हत्या बुद्धगुप्त ने ही किया था, जबकि बुद्धगुप्त ने इसके पिता का हत्या नहीं किया था। प्रेम क्यों था? क्योंकि बुद्धगुप्त ने ही इसको बंदी जीवन से मुक्ति बनाया था, नए द्वीप पे जाके चंपा द्वीप नाम रखा था, इसे रानी की तरह मानता था। अच्छा, चौथा क्या है? समाज सेविका। यह समाज सेविका का रूप में काम करती है। पांचवा क्या है? कर्म भूमि मिट्टी से प्रेम। कर्म भूमि मिट्टी से प्रेम। कर्म भूमि मिट्टी कौन है? वह कर्म भूमि मिट्टी जो नया द्वीप है, इस नए द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा। चंपा द्वीप किसने रखा? इसका प्रेमी ने रखा। प्रेमी अंत में भारत वापस आ जा रहा है कि मैं बहुत लूटपाट कर लिया, मेरे पास बहुत धन हो गया, मैं भारत में जाकर सेवा करूंगा। लेकिन ये कहती है नहीं, मैं इस द्वीप के गरीब दिन दुखियों की सेवा करूंगी। यह जो है कि चंपा के चरित्र चित्रण की विशेषता है। और अंत में उद्देश्य, हर कहानी का उद्देश्य होता है, इसका भी उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, देश प्रेम की भावना। इसमें भी भारत का गुणगान किया गया है, अपने देश के प्रति भाव रखा गया है, प्रेम भाव रखा गया है। दूसरा, आदर्श एवं स्वच्छंदवादी प्रेम। देखिए स्वच्छंदवादी प्रेम का मतलब क्या है? स्वच्छंदवादी प्रेम का मतलब है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों चाहे। ऐसा नहीं कि केवल प्रेमी चाहे चाहे प्रेमिका चाहे, एक निष्ठ प्रेम नहीं है। दोनों यहाँ स्वच्छंद प्रेम कर रहे हैं, दिल से प्रेम भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होना है, आंसू बहाते हुए अलग हो जा रहे हैं। ये स्वच्छंद प्रेम है, यहाँ किसी का कोई रोक टेक नहीं है। उसके बाद सेवा एवं त्याग की भावना। दोनों में कूट कूट के सेवा और त्याग की भावना है। चंपा क्या है? चंपा समाज सेवा के लिए ही वह द्वीप पे रुकती है। त्याग क्या है? उसने अपने प्रेमी का त्याग कर दिया। जिस बुद्धगुप्त से बहुत प्रेम करती थी,
और बुद्धगुप्त कहता है कि चंपा इस द्वीप से चले, और मना करती है कि नहीं, मैं दीन दुखियों की सेवा करूंगी। तो एक तरह से क्या है, सेवा और त्याग की भावना है। अच्छा, उसके बाद घृणा के अपेक्षा प्रेम को महत्व। चंपा के सामने दो चीजें थी कि बुद्धगुप्त से घृणा करे या प्रेम करे। अंत में बुद्धगुप्त से प्रेम ही करती है, तो घृणा की क्या हो गई, उपेक्षा हो गई। और एक अंतिम पॉइंट, सुधारवादी दृष्टिकोण। सुधारवादी दृष्टिकोण। बुद्धगुप्त बहुत बड़ा जलदस्यु था, लुटेरा था, समुद्र लुटेरा था, लेकिन जब इससे प्रेम करता है तो उसकी एकदम सिस्टम ही बदल जाता है। एक नए द्वीप का निर्माण करता है, प्रेम करने के बाद उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। पत्नी का जो प्रेम किया था, प्रेम के वजह से ही फिर वो अपने भारत, प्रेम के वजह से ही वो अपने भारत प्रेम में लौटता है। तो यहाँ एक जलदस्यु मतलब जो जल लुटेरा था, एक महानाविक के रूप में उभरा, उसके अंदर सुधार हुआ। कैसे सुधार हुआ, प्रेम की वजह से सुधार हुआ। तो यहाँ क्या है, प्रेम जीता। ठीक है, तो चंपा और जो बुद्धगुप्त की कहानी है, ये निश्चित रूप से प्रेम की कहानी है, आदर्श की कहानी है, देश सेवा की कहानी है। दो नदियों का नाम आया है, जाह्नवी नदी और भागीरथी नदी, दोनों का नाम आया है। भागीरथी नदी पे उसकी माँ दीप जलाया करती थी। अपने माँ के ही संस्कार पाकर वो भी जिस दीप पे गई थी वहाँ पे जलाया करती थी। इसमें मुख्य दो ही पात्र हैं, बाकी पात्र गौण हैं। आशा होगा कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और आप लोग नोट कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब ये हुआ, आप लोग देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के हर नाटक कहानी में विश्व बंधुत्व की भावना है। मतलब वो भारत का ही कल्याण नहीं चाहते हैं, अन्य देश का भी कल्याण चाहते हैं। चंपा क्या है, चंपा चाहती तो कहती है अरे भारत लौट चले, लेकिन भारत नहीं लौटती है। जिस द्वीप पे है, जिस विदेशी द्वीप पे है, उसी पे रह के सेवा करती है। यानी भारत का भी कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, जो हमारी भारतीय परंपरा में है कि मेरा ही कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये भी इसमें यह एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। और इसमें से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, दो नदियों का नाम भागीरथी तट और जाह्नवी नदी। ठीक है, भागीरथी तट पे उसकी माता जलाया करती थी, जाह्नवी तट पे उसका घर था। दोनों क्या थे, छत्री थे। ठीक है, उसके पिता क्या थे, पोत के जो है कि प्रहरी थे। किसके यहाँ प्रहरी थे, तो मणिभद्र यहाँ प्रहरी थे। चंपा को बंदी क्यों बनाया गया था, तो चंपा को बंदी इसलिए बनाया गया था क्योंकि मणिभद्र ने गलत प्रस्ताव दिया। चंपा के माता पिता जब मर चुके थे तो मणिभद्र ने गलत प्रस्ताव दिया और उसका उसने विरोध किया। तो इस तरह जैसे क्या बोलते हैं आप, प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न भी बना सकते हैं। और जब एक बार आप पढ़ लेंगे कहानी तो और क्लियर समझ में आ जाएगी। आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।